दोस्तों, आप देखते होंगे कि आपके घर में ज्यादातर सामान तो चीन से आया है। जापान और जर्मनी की बेजोड़ तकनीक धमाल मचा रही है और अमेरिकी वैज्ञानिकों की करामात से आप हैरान परेशान हैं। बीच बीच में रूस के तिलिस्म उपकरण आपके दिमाग के बत्ती को गोल कर रहे हैं और आप खोजते हैं कि भारत ने क्या किया है। 135 करोड़ की आबादी वाला भारत क्या कहीं ठहरता भी है? क्या भारत के वैज्ञानिकों के दिमाग की पैदाइश नए कीर्तिमान बना रही है? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए और गर्व से अपना सीना जरा 56 इंच का करने को तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो 10 आविष्कार अगर नहीं हुए होते तो न अमेरिका और न ही चीन अपनी तकनीक दिखा पाते और न ही जापान और जर्मनी कभी भी उड़ान भर पाते। तो फिर क्या थे वो 10 आविष्कार जो भारत ने दुनिया को गिफ्ट कर दिए? तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ वो असली भारतीय करामात। नंबर 1, योग। विश्व को भारत के सबसे बड़ी देन योग। पश्चिमी देशों में योग का प्रसार किया था स्वामी विवेकानंद ने। विश्व को भारत की सबसे बड़ी देन है योग। आज की तारीख में दुनिया भर में योग काफी लोकप्रिय है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग ये शब्द अपने आप में ही पूर्ण विज्ञान के समान है, जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाता है। योग का इतिहास करीबन 5000 साल पुराना है, जिसे प्राचीन भारतीय दर्शन में मन और शरीर के अभ्यास के रूप में जाना जाता है। योग शब्द और इसकी प्रक्रिया और धारणा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में ध्यान की प्रक्रिया से संबंधित है। योग की विभिन्न शैलियां शारीरिक मुद्राएं, सांस लेने की तकनीक और ध्यान या विश्राम को जोड़ती हैं। हाल के वर्षों में योग ने शारीरिक व्यायाम के एक रूप के रूप में अपना एक अलग स्थान बनाया है और आज ये दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है, जो मन और शरीर के बेहतर नियंत्रण और कल्याण को बढ़ाता है। योग अभ्यास में कई अलग अलग प्रकार के योग और कई अनुशासन सम्मिलित हैं। कहा जाता है कि पश्चिमी देशों में योग को स्वामी विवेकानंद ने फैलाया था। योग को पहली बार 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। आज के समय में योग इतना प्रचलन में आ चुका है कि अगर आप किसी भी अच्छे जिम में जाते हैं तो वहां आपको योग विशेषज्ञ मिल जाएंगे। अब खुद को फिट रखने के लिए दुनिया भर में योग प्रचलन में आ गया है। नंबर 2, रेडियो। रेडियो प्रसारण है भारत की देन। जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले की थी रेडियो और तरंगों की खोज। सामान्य तौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता इंजीनियर और खोजकर्ता विलियमो मार्कोनी को रेडियो प्रसारण का जनक माना जाता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इससे पहले मिलीमीटर रेंज रेडियो तरंग माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल बारूद को सुलगाने और घंटी बजाने में किया था। वैज्ञानिक बोस को भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का गहरा ज्ञान था। वो पुरातत्व चीजों के भी ज्ञानी थे। इन सभी के अलावा जगदीश चंद्र बसु को रेडियो का पिता कहा जाता है। जगदीश चंद्र बसु रेडियो और तरंगों की खोज करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। साथ ही वो पहले भारतीय वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्होंने वायरस तरंगों के लिए काफी प्रयास किए और सामान्य दूरसंचार के सिग्नल की खोज करने में कामयाबी हासिल की। इस खोज को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था ताकि दूसरे वैज्ञानिक इस पर शोध कर सके। 1997 में उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बोस को रेडियो साइंस का जनक करार दिया। जिन तरंगों को बोस ने पहचाना उस पर लगातार कार्य करते गए, क्योंकि शुरुआत में तरंगे बहुत बड़ी थी जो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे बोस ने वैज्ञानिक यंत्रों पर देखा भी था। बाद में उन्हें छोटा किया और उन तरंगों को दूर तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बोस ने प्राकृतिक विज्ञान में दाखिला लिया, अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि कई वैज्ञानिक रेडियो तरंग की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। उस वक्त ओलिवर लॉज नामक एक वैज्ञानिक ने रेडियो तरंग से खोज की थी। इस खोज में जाना था कि तरंगे भी लाइट की तरह होती हैं जो हवा में तैर सकती हैं। 1895 में बोस ने कोलकाता के एक विश्वविद्यालय में रेडियो तरंगों के बारे में बताया, जहां उन्होंने अपने से 75 फीट की दूरी पर एक घंटी को बजा कर दिखाया था और उसी बीच दीवार भी थी। इस खोज के बाद से बोस दुनिया में मशहूर हो गए। विदेश में एक विश्वविद्यालय में बोस एक सभागार में संबोधन दे रहे थे। इस दौरान मार्कोनी भी वहां मौजूद थे। वो बोस से बहुत खुश हुए और दोनों के बीच बाद में दोस्ती हो गई। इस बीच मार्कोनी ने रेडियो के जरिए संदेश भेजने के बारे में बोस को बताया और उस आइडिया पर काम करने लगे। 1899 में वो उस पर काम करने लगे। बोस ने 75 मील तक की दूरी तय की थी। वहीं मार्कोनी ने यंत्र का प्रयोग कर 2000 मील तक रेडियो के तरंगों को पहुंचा दिया। इसके बाद मार्कोनी दुनिया में मशहूर हो गए और बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। हालांकि बोस ने कभी अपने आविष्कार को लेकर किसी तरह का पेटेंट नहीं करवाया था। नंबर 3, विमान। भारत ने राइट ब्रदर्स से सालों पहले कर लिया था विमान का आविष्कार।
विमान इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन ये गलत है। भारत ने सालों पहले ही इसका आविष्कार कर लिया था। आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में किया था, लेकिन उनसे हजारों साल पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था और हवाई युद्ध के कई नियम और प्रकार बताए गए थे। नंबर 4, अस्त्र शस्त्र। भारत में आविष्कार हुआ था अस्त्र शस्त्र का। हम यहाँ धनुष, बाण, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे हैं, इसका आविष्कार भारत में तो हुआ ही है, लेकिन हम यहाँ अग्नि अस्त्रों की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले भारत में आविष्कार किए गए थे। भारत के पुराणों के मुताबिक अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिनका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र हैं। महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है, उसमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को ट्रिनिटी यानी त्रिदेव नाम दिया। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये कार्य किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। नंबर 5, बिजली। भारत के पुराणों में छिपी थी बिजली बनाने की विधि। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में महर्षि अगस्त के संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बिजली का आविष्कार करने में मदद मिली। महर्षि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। ऋषि अगस्त ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। नंबर 6, पहिया। भारत में हुआ पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहाँ रेतीले मैदान हैं, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। हालांकि रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त खिलौना हाथ गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है। नंबर 7, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स है भारत की देन। ऑप्टिक्स फाइबर का जनक है नरेंद्र सिंह कपानी। फाइबर ऑप्टिक्स संचारण एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। 1970 के दशक में इसे सबसे पहले विकसित किया गया। फाइबर ऑप्टिक्स संचार प्रणाली ने दूरसंचार उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और सूचना युग के आगमन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। विद्युत संरक्षण पर इसके फायदे के कारण विकसित दुनिया में कोर नेटवर्क में तांबे की तारों की जगह काफी हद तक ऑप्टिकल फाइबर ने ले ली है। फाइबर ऑप्टिक्स के आने के बाद वेब, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, संचार और मेडिकल की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। भारत के नरेंद्र सिंह कपानी पंजाब के मोगा में जन्मे एक भौतिक विज्ञानी थे। दुनिया भर में इन्हें ऑप्टिक्स फाइबर का जनक माना जाता है। 1955 से 1965 के बीच नरेंद्र सिंह ने कई टेक्निकल पेपर लिखे। इनमें से एक पेपर 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ था। इस पेपर ने फाइबर ऑप्टिक्स को स्थापित करने में मदद की थी। नंबर 8, सांप सीढ़ी। भारत का खेल रहा है सांप सीढ़ी। इंग्लैंड में काफी लोकप्रिय रहा है सांप सीढ़ी। आज के आधुनिक कंप्यूटर गेम्स को भारत के सांप सीढ़ी खेल से प्रेरित कहा जाता है। भारत के यह खेल इंग्लैंड में काफी लोकप्रिय हुआ है। इस खेल की उत्पत्ति का संबंध हिंदू बच्चों में मूल्यों को सिखाने के तौर पर देखा जाता है। यहाँ सीढ़ियों को सदाचार और सांप को शैतान के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसे मोक्ष के रूप में देखा जाता है, जिसका संबंध वैकुंठ यानी स्वर्ग से है। हालांकि 19वीं शताब्दी में जब ये उपनिवेशक भारत में आया तो ब्रिटिश बाजार में इससे नैतिकता वाले पक्षों को हटा दिया गया था। नंबर 9, यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ने में मदद मिली। भारत के अजय भट्ट का है आविष्कार। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के आविष्कार से हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से जुड़ने में मदद मिली। इससे उस शख्स की भी जिंदगी बदल गई जिसने इसे बनाने में मदद की। उस शख्स का नाम अजय भट्ट है। 1990 के दशक में भट्ट और उनकी टीम ने डिवाइस पर जब काम शुरू किया तो उस दशक के आखिर तक कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए यह सबसे अहम फीचर बन गया था। भारत में जन्मे अजय भट्ट को इस मामले में सार्वजनिक तौर पर पहचान तब मिली जब 2009 में इंटेल के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन आया।
इसके बाद गैर यूरोपियन श्रेणी में 2013 में भट्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से नवाजा गया। नंबर 10, फ्लश टॉयलेट। सिंधु घाटी सभ्यता से इस्तेमाल होता आ रहा है फ्लश टॉयलेट। भारत में शौचालय को लेकर शुरू से रही है जागरूकता। फ्लश टॉयलेट्स को लेकर आम लोगों की यह धारणा है कि ये पश्चिमी देशों से आया है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। फ्लश टॉयलेट्स भारत की ही देन है। पुरातात्विक सबूतों से साफ पता चलता है कि फ्लशिंग शौचालय सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। लोग उस समय से फ्लश टॉयलेट इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता का ये इलाका बाद में कश्मीर बना। यहाँ जलाशय और सीवेज काफी व्यवस्थित क्रम में थे। यूरोप में 16वीं शताब्दी तक शौचालयों का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। वहां अंधविश्वास काफी ज्यादा था और सफाई को लेकर ज्यादा सजगता नहीं थी। हालत ये थी कि वहां सामूहिक शौचालय हुआ करते थे, लेकिन भारत में सिंधु सभ्यता के साथ साथ और सभ्यताओं में भी स्वच्छता को लेकर सजगता थी। गंदे पानी की निकासी के लिए नाले और शौचालय हमेशा से ही रहे हैं। दोस्तों, भारत की वो खूबियां हैं जो इसे विश्व में सबसे अलग बनाती हैं। भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु कहलाता आया है। भारत के पौराणिक ग्रंथों में ऐसी कई रहस्यों के पहले खुलासे हो चुके हैं जिसे वैज्ञानिक आज खोज रहे हैं। इसके साथ ही कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल भी सालों पहले से ही होता आ रहा है।